सभी को नमस्कार। साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से कक्षा 10 से मैथ्स के लिए कुछ कंटेंट्स जो बनाए थे उन पर आधारित वीडियो हैं ये, और इसमें आज हम अध्ययन करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय संख्या 3 कक्षा 10 विषय गणित। और इस प्रश्नावली से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इससे आप इसके जो अंक भार है उसको देखकर बिल्कुल आसानी से पता बता सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसका जो अंक भार है वो है 9। और इस प्रश्नावली से टोटल है 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे जिसमें एक एबेसिडरी टाइप का आएगा यानी बहुविकल्पिक आएगा, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, वो भी छोटा सा प्रश्न आएगा। एक लघुत्तरात्मक आएगा 2 अंक का, तो वो भी कोई खास बड़ा नहीं है। यहाँ से वो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से चर का मान x और y के मान पूछेगा, या फिर k का मान पूछेगा। कोई संख्या है वो दी हुई, कोई गुणांक दिया हुआ नहीं होगा, उसका आंसर पूछेगा। और निबंधात्मक प्रश्न में एक ग्राफ आएगा, तो ग्राफ के लिए आप तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राफ आएगा वो है मल्टीपल चॉइस आएगा, यानी यहाँ पर ये अथवा में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जो समीकरण से आपको अच्छी लगे वो आपको उसी प्रश्न को लेकर करना है। तो कैसे इस प्रश्नावली की जो समस्या उनका समाधान करें, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम है कि क्यों की रिव्यू के आधार पर है हम इसका है सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। ये जो आप PDF दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले। तो हम चलते हैं अपने मेन कंटेंट पर। तो हमारा मेन कंटेंट यह है कि रैखिक समीकरण युग्म होता है क्या है। तो रैखिक समीकरण युग्म है कि अगर दो चरों में समीकरण दी हुई है और रैखिक समीकरण मतलब चर की अधिकतम घात 1 है, तो हमारे पास में एक रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार है a1x + b1y + c1 = 0। ये एक समीकरण होगी, समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब इसके जो गुणांक हैं, यहाँ देखिए x के गुणांक क्या है a1 और यहाँ नीचे वाले दूसरे में a2, और यहाँ पर y का है b1 और b2, और अचर पदों का गुणांक है c1 c2। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है अचर पदों के जो गुणांक है वो बराबर के इधर ही आने चाहिए। अगर इधर नहीं है तो अगर दोनों ही समीकरणों में है तो बराबर के उधर हैं तो भी चलेगा, परंतु हमें कोशिश करनी है कि बराबर के उस तरफ है हमेशा केवल 0 ही रहना है, बाकी सभी को इधर ही ले आना है। ग्राफी निरूपण में हम देखें इनकी जो प्रतिबंध है, इनकी जो आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या होगा। अगर इनके जो गुणांक है चरों के x और y के गुणांक, अचर पदों के जो गुणांक है उनका अनुपातिक हम निकालें तो प्रतिबंध क्या होगी। यदि x के जो गुणांक है a1/a2 और y के गुणांक है b1/b2, अगर ये बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। और कितनी जगह काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है। इस एक बिंदु पर काट रही है तो हल भी कितना होगा, एक ही हल होगा, और वो एक अद्वितीय हल होगा, नहीं इसी एक स्पेशली हल होगा, कोई अलग अलग हल नहीं होंगे। x का और y का मान एक निश्चित मान होगा, एक ही मान होगा। और अगर हल है तो वो रेखाएं क्या होगी, रैखिक समीकरण युग्म का होगा, संगत होगा। दूसरे में हम देखिए कि अगर यहाँ ये जो पहली वाली शर्त में दोनों बराबर नहीं थे, x के गुणांक और y के गुणांक का अनुपात, परंतु दूसरे वाले में बराबर है, और अचर वाला जो अनुपात है c1/c2 ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाएं कैसे होगी, समांतर होगी। यानी समांतर का मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही दिशा में जा रही है, और एक ही दिशा में जा रही है तो वो कहीं भी नहीं मिलेगी, या नहीं मिलेगी मतलब कहीं भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। जब नहीं काटेगी तो इसका मतलब है कोई हल नहीं होगा। हल तो कब होगा, जब आपस में एक दूसरे को काटेगी तभी हल होगा, और कितनी जगह काट रही है वो मायने रखता है। तो हल नहीं है तो वो संगत भी नहीं होगी। तो जब हल होगा तभी संगत होगी, अन्यथा संगत नहीं होगी। समपाती में देखें, अगर ये तीनों ही अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों ही क्या है, बराबर हैं, तीनों ही अनुपात क्या है, बराबर हैं, तो रेखाएं समपाती होगी। समपाती का मतलब क्या होगा, एक रेखा हमने खींच दी तो दूसरी रेखा भी क्या है, उसी के ऊपर चल रही है। दूसरी रेखा क्या होगी, उसी के ऊपर है वो चल रही है, वो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। यानी
ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को हर बिंदु पर काट रही है, जहाँ भी है आप इस पर पेंसिल रखोगे, नोक रखोगे पेंसिल की, तो उन सभी बिंदुओं पर काट रही है, यानी अनेक बिंदुओं पर काट रही है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर काट रही है, अनंत बिंदुओं पर काट रही है। तो इसके हल भी क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हल हैं तो इसका मतलब क्या होगी, वो संगत भी होगी। तो दो स्थितियां देखिए, संगत असंगत की दो स्थितियां बन रही है। अगर हल हैं, चाहे एक हैं या अनेक हैं, हल हैं तो संगत हैं, और हल नहीं है तो संगत भी नहीं है। कि जब उत्तर ही नहीं दे रही है ये रेखाएं, तो वो तो असंगत ही होगी। जब रेखाएं उत्तर दे रही हैं तो इसका मतलब क्या होगी, वो संगत होगी। अब हमें यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें ये प्रतिबंध ध्यान रखने कि x1 x के और y के अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो पहले यही टेस्ट करना है कि x और y के गुणांक बराबर है या नहीं। a1/a2 b1/b2 हमें देखना है बराबर है या नहीं है। बराबर हैं तो नहीं है तो इसका मतलब प्रतिषेध करेगी। बराबर हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो समांतर होगी या संपाती होगी। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि C1/C2 है वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो समांतर होगी, और अगर वो बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही सी प्रतिबंधों से हैं बहुत सारे। दो क्वेश्चन आप मान कर चलिए कि परीक्षा में आने वाले हैं बहुविकल्पीय में, एक एबिसिड वाले टाइप क्वेश्चन में, एक रिक्त स्थान की पूर्ति में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर, हो सकता है कि एक प्रश्न है वो एक लघुतरा अति लघुतरात्मक प्रश्न में भी आ जाए। तो इससे ये जो है प्रतिबंध बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। तो कैसे प्रश्न आने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से देखिए, एक रेखिक समीकरण युग्म है, वो प्रतिबंध a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की पालना कराया। तो उसका ग्राफिक निरूपण क्या हुआ, हमने देखा था कि अगर ये a1/a2 है और b1/b2 के बराबर नहीं है तो रेखा क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। दूसरा देखिए, एक रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, प्रतिबंध रेखा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, परंतु c1/c2 है नहीं है बराबर। तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी। आंसर होगा बे। अगर तीनों ही बराबर आ रहे हैं, देखिए यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 की पालना करता है रेखिक समीकरण युग्म में, तो ग्राफिक निरूपण कैसा होगा, ये तीनों ही बराबर है तो कैसा होगा, संपाती होगा। आंसर हो गया से। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक रेखिक समीकरण युग्म है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 की पालना करता है, तो उसके हल होंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसके हल होंगे। तो ये किसके हल हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो प्रतिच्छेद करता, अगर ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, समांतर होगा। समांतर होगा, समांतर होने पर क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दिशा में जाएगी, कभी एक दूसरे काटेंगे नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। आंसर होगा बे। तो इस प्रश्नों को घुमा कर, प्रतिबंध को घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ सकते हैं। हल देकर भी प्रतिबंध पूछ सकते हैं, प्रतिबंध देकर हल पूछ सकते हैं, प्रतिबंध देकर ग्राफ निरूपण भी पूछ सकते हैं कि प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी, संपाती होगी। ठीक है, यहाँ देखिए संगत असंगत के बारे में पूछ सकते हैं। एक रेखिक समीकरण युग्म में किस प्रतिबंध पर असंगत होंगे। हमने देखा था कि जब समांतर था, समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता तो वहाँ असंगत होगी। तो ये समांतर की स्थिति ये थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और ये c1/c2 बराबर नहीं है, उस स्थिति में समांतर होती है और ये प्रतिबंध है असंगत का है। आंसर बे आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। उल्टा सीधा करके भी पूछ सकते हैं, परंतु हमें केवल ध्यान रखना, आप टेबल है, ये सारणी है, आप स्पष्ट रूप से याद कर ले। इस सारणी को याद आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपके 3 नंबर है वो खरे हो गए हैं, इसमें कोई झंझट नहीं होगा। आगे हम देखते हैं एक उदाहरण है छोटा सा, कि रेखिक समीकरण युग्म दे दे, और अभी तो हमने एक मानक रेखिक समीकरण युग्म देखा था और उससे पूछा समांतर है या संपाती है। अगर वहाँ वास्तव में एक्चुअल समीकरण दे दे, वहाँ एक गुणांकों के मान हो, तो उससे हम कैसे निकालेंगे। जैसे आ गया ये, यहाँ से देखें a1 का मान है 5, तो हम यह 5 लिख दें, बटा a2 कितना है, यहाँ a2 है 7। ठीक है, इधर से देखो b1 कितना है, -4 है, बटा b2 कितना है, 6 है, और c1/c2 देखें 8, और c2 है -9। और यहाँ से इन तीनों को देखें तो यहाँ से ये पता चलता है कि तीनों में से कोई बराबर नहीं। पहले 2 के देखने बराबर है या नहीं। a1/a2 बटा b1/b2 क्या बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आंसर हो गया ए।
रैखिक समीकरण युग्म देखें ये x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ c के जो अचर पद है वो बराबर के इस तरफ हैं दोनों समीकरण में, तो हमें कोई समस्या नहीं है, दोनों एक साइड में होने चाहिए। यहाँ से देखिए x a1 कितना है, a1 का मान 1 है बटा a2 का मान यहाँ कितना रहा है 2। उसी प्रकार b1 का मान यहाँ देख y के साथ गुणांक में 1 और b2 का मान यहाँ भी कितना रहा है y का गुणांक 2, ठीक है। और अचर पद है कि इधर 5 है और इधर कितना है 10 है। ये 5 और 10 क्या आ रहा है, दोनों 2 के पाड़े मारे, 5 के पाड़े मारे, 5 एक 5 है, 5 दूनी 10। अब इन पर 10 डालें हम तो ये तीनों मान बराबर हैं, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तीनों मान बराबर हैं। इसका हम लोग किस में बराबर होते थे, समपाती में, तो आंसर हो गया से। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि समीकरण युग्म पूछ ले कि भाई ये कथन दे दे और कहे इसका समीकरण युग्म क्या होगा, या एक समीकरण के बारे में पूछ ले। 2 पेंसिलों और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिलों और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है, तो इनका बीजगणितीय रैखिक समीकरण युग्म होगा। युग्म पूछा तो जोड़े में होगी, 2 समीकरण होगी, और केवल रैखिक समीकरण पूछे तो एक ही समीकरण होगी। यहाँ युग्म पूछा है तो हमें देखना है कि 2 समीकरण होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो वस्तु हैं दोनों में, ये पेंसिल और इधर रबड़, और इधर भी दूसरे कथन में भी पेंसिल और रबड़ है, तो हम क्या करेंगे, पेंसिल को x मान लेते हैं, रबड़ को क्या मान लेते हैं y। बड़ा ही आसान है, आप देखेंगे चुटकियों में है इसकी समीकरण बन जाएगी। एक को x माना दूसरे को y माना, दोनों समीकरण ले लेते हैं, 2 बार लिखना, एक को x है दूसरे को y। पहली समीकरण पढ़ते, पहली चीज बात बताई उसने, ये 2 पेंसिलों और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है 9, तो पेंसिलों को 2 से गुणा कर दिया और रबड़ों को किससे गुणा कर दिया 3 से। वो कह रहा योग है, मूल्य है 9 रुपये, जोड़ेंगे तभी तो आएगा, तो दोनों को जोड़ दिया, उत्तर कितना बराबर में 9, ये समीकरण बन गया एक। उसी प्रकार 4 पेंसिलों और 6 रबड़ों को, तो पेंसिलों को या 4 से गुणा कर देते हैं और रबड़ों को किससे गुणा कर देते हैं 6 से गुणा कर देते हैं, और वो कह रहे हैं इनको जोड़ो, मूल्य इसका है तो मूल्य तो जोड़ने पर आएगा, तो बराबर हो गया 18। अब यहाँ से देखिए ये दोनों समीकरण क्या आ रहे हैं, क्या 2x प्लस 3y बराबर 9 आ रहा है, 4x प्लस 6y बराबर 18 दोनों आ रहे हैं, तो a और b दोनों ही उत्तर हैं, तो हमें यहाँ पर आंसर भी हमारा लेना है, से आंसर अपना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बनेंगे छोटे छोटे के, और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके बारे में चलते हैं आगे। तो ये तो था कि जो टेबल हमने बनाई थी रैखिक समीकरणों की युग्मों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, समांतर होगा, समपाती होगी, प्रतिच्छेद करेगी, संगत होंगे, असंगत होंगे, हल कितने होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, उसके बारे में वहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे भी हैं कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन और बनते हैं, उनके ऊपर चलते, उन पर चर्चा करते हैं कि अगर रैखिक समीकरण युग्म दे दे, 2 हमारे पास में समीकरण दे दे, उनके हल भी दिए होंगे और पूछे कि निम्न से कौन सा हल इनका है वास्तविक हल है, तो ऐसे समीकरणों में हमें क्या करना है, ऐसे समीकरणों में हमें क्या करना पड़ेगा। यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म के हल दिए गए हैं तो दोनों चरों के मान है दोनों समीकरणों में रखने पर अगर संतुष्ट हो जाते हैं, बराबर के इधर और बराबर के उधर का मान बराबर हो जाता है, या पूरा मान रखने पर उत्तर 0 आ जाता है, तो दिया गया हल क्या होगा, अभिष्ट हल होगा, अन्यथा नहीं हल होगा। जैसे हमारे पास में एक समीकरण युग्म दे दिया, रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, ये है अपने मॉडल पेपर में आया हुआ है और इसके उत्तर दे रखे। तो हमें इसको सीधा है कि सरल करने की आवश्यकता नहीं, प्रतिस्थापन विलोपन विधि से भी हम इसको हल कर सकते हैं, परंतु उसको ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक अंक का क्वेश्चन आया यार वस्तुनिष्ठ में आएंगे तो सीधा हमें ऑब्जेक्शन विधि, सॉरी अपने को है केवल ऑब्जर्वेशन करके यार देख कर ही उत्तर बताना है। तो यहाँ से हम देखें तो x और y को जोड़ने पर 4 आता है, और उधर x में से y घटाने पर 2 आता है, तो इनमें से किसको देखो जोड़ने पर 4 आता है। यहाँ देखिए x और y को जोड़ने पर 4 आता है, यहाँ 4 नहीं आता x और y को जोड़ने पर, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। और यहाँ x और y को जोड़ने पर 4 आता है, उत्तर होगा, यहाँ x और y को जोड़ने पर 4 आता है, ठीक है, एक अपना ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ये कह रहा है x और y, x में से y घटाने पर 2 आता है, तो x में से y घटाने पर यहाँ 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये हो रहा है। यहाँ x में से y घटाएं, 2 में से 2 घटाए 0 आ रहा है, तो ये कैसे होगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ x में से 4 में से 0 घटाए क्या होगा, क्या नहीं, तो हमने यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया, जो नहीं थे उनको क्रॉस कर दिया। आंसर क्या आ रहा है a, केवल a ही इसका पालना करा, उत्तर हमारा a होगा। तो बड़ी आसानी से हम ऐसे ही इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ऑप्शन देख रहे हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये विधि भी आप हैं ध्यान रखें,
कंपटीशन एग्जाम में ऐसी जो विधियां हैं बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। हम गणित में है भले ही कितने ही माहिर हो, और अगर हम विधि लेकर चलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय होता है लगता है। और केवल ऑब्जर्वेशन विधि से ही हम करते हैं, ऑप्शन लेकर ऑप्शनों से ही हल कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हम देखिए एक दूसरे समीकरण देखिए कि एक्स और वाई को जोड़े, एक्स और वाई को जोड़े तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। एक्स में से वाई घटा रहे उत्तर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसमें किसका होगा, देखो जोड़ वाला पहले देख लेते हैं, पहले समीकरण को देखते हैं कहीं पालना हो रही है कि यहाँ 7 योग हो रहा है, बिल्कुल ये चल जाएगा। यहाँ भी 7 हो रहा है, यहाँ भी 7 हो रहा है, यहाँ भी 7 हो रहा है, भाई सभी में 7 हो रहा है, कोई कट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अगला x में से y घटाएं तो कितना आ रहा है 5, तो x में से x का मान 5 और y का मान 2, घटाने पर क्या 5 आ रहा है क्या, यहाँ तो 3 ही आ रहा है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ देखो 4 में से 3 घटाए उत्तर कितना आ रहा है 1, जबकि हमारे पास उत्तर कितना आना चाहिए 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 में से 6 घटाएं तो उत्तर आएगा -5, तो ये भी नहीं होगा, क्यों हमारे पास में उत्तर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। यहाँ देखिए 6 में से 1 घटाएं उत्तर आ रहा है 5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमें दोनों समीकरणों में ऐसे पुटअप करके मान निकालने हैं, और कहाँ संतुष्ट हो रहा है उसी के आधार पर हमें आंसर निकाल लेंगे। अब कुछ आपके लिए अभ्यास कार्य दिए गए हैं, तो अभ्यास कार्य में हम आपको सॉल्व आउट करा देते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समन्वय का एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध लिखिए। अगर आपके पास में PDF है और उसको आप प्रिंट करते हैं या उसी PDF को देकर अपने उत्तर कॉपी में लिखते हैं, तो आप इस प्रकार है, यहाँ से आपके अभ्यास के लिए प्रश्न है। आप वीडियो देख रहे हैं तो हम इसको सॉल्व आउट करा रहे हैं आपके लिए, चाहे तो इनको अपनी कॉपी में यहाँ से वीडियो देख करके भी लिख सकते हैं, और आप खुद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी। 2 चरों वाले रैखिक समन्वय के का एक अद्वितीय हल कब होगा, जब रेखाएं क्या होगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और उस स्थिति में क्या होगा a1 बटा a2 और क्या होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा b1 बटा b2। इस स्थिति में है क्या होगा, दोनों जो रैखिक समन्वय है उनका हल एक अद्वितीय हल होगा, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा देखो 2 चरों वाले रैखिक समन्वय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होता जब रेखाएं क्या होती है समांतर होती है, और समांतर होने का प्रतिबंध क्या है कि a1 बटा a2 है वो किसके बराबर है b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल टू किसका होगा c1 बटा c2। a1 बटा a2 है वो किसके बराबर b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के, तो ये समांतर होने का प्रतिबंध है। उसी प्रकार है 2 रैखिक समन्वय के अनेक हल होंगे, उसका प्रतिबंध क्या होगा, तो a1 बटा a2 अनेक हल सारे बराबर होते हैं, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये सारे बराबर होंगे। अब देखिए 2 चरों वाले रैखिक समन्वय के असंगत तो कब होता था, चौथा क्वेश्चन, असंगत कब होता था, असंगत होता था जब कोई हल नहीं होता था, और कोई हल किस स्थिति में होता था, रेखाएं जब समांतर होती थी उस स्थिति में नहीं होता था कोई हल, तो हमें वो समांतर होने वाला जो प्रतिबंध है वो आया, लिखेंगे a1 बटा a2 इक्वल टू क्या होगा b1 बटा b2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू क्या होगा c1 बटा c2, ये समांतर होने का प्रतिबंध है। तो आप ये प्रतिबंध है आराम से याद कीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्नों की भरमार आएगी इनसे। आगे एक क्वेश्चन दे रखा 5 संतरों और 3 सेवों का मूल्य, और 2 संतरों और 5 सेवों को, तो संतरों को x मान लिया और सेवों को क्या मान लिया y। इसी प्रकार नीचे भी x और y लिख दिया, हाँ मैंने बताया था उसी समय। अब इनके जो गुणा के 5 संतरे है तो 5 से गुणा कर दो, और 3 सेव है 3 से गुणा कर दो, और इनका मूल्य 35 आ रहा है, तो बराबर 35 आ रहा है। कब इनको जोड़ेंगे तब एक समीकरण प्राप्त होगी। इसी प्रकार 2 संतरों को 2 से गुणा कर दिया, सेव 4 है तो सेवों को 4 से गुणा कर दिया, और इनको जोड़ा उत्तर कितना आएगा 28। तो इसी प्रकार ये समीकरण युग में हम निकाल सकते हैं। तो बड़े इजी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए रैखिक समन्वय के हल ज्ञात करने की विधियां कौन सी है, और मॉडल पेपर आया था बोर्ड की ओर से, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विधि है रैखिक समन्वय को ज्ञात करने की विधियां हैं। तो ये उदाहरण संख्या 1 है, वो जो मॉडल प्रश्न से ही लिया गया है। तो कौन सी विधियां हैं, तो ये बीजगणित की विधियां देखें तो 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। हाँ, तो ये 3 विधियां हैं। और एक ग्राफी विधि में देखें तो वो है आलेखी विधि या ग्राफी निरूपण विधि। ये
अलग से विधि है, ग्राफ की दृष्टि से एक है, बीजगणितीय रूप से अगर हम हल निकालें तो 3 विधियां हैं। तो यहाँ से पूछा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने की विधि है, तो कौन कौन सी विधि है? पहली प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि या उपरोक्त सभी। तो सारी की सारी विधियां हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा, से आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि P के किस मान के लिए 2 रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है और कि P के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ दे रखा है 2x + py, यहाँ से P गायब है, P का कोई ना कोई मान हमें चाहिए और क्या उस मान के लिए क्या होना चाहिए? इसका एक अद्वितीय हल होना चाहिए। और एक अद्वितीय हल होने से प्रतिबंध क्या हो जाएगा? प्रतिबंध हम लिखेंगे यहाँ। तो ये 2 अंकों का क्वेश्चन है, वो यहाँ से बनेगा। प्रतिबंध क्या होगा? अद्वितीय हल है तो a1/a2 क्या होगा? नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये प्रतिबंध हमें काम में लेना है। एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध यही है। अद्वितीय हल होने का मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेद करेगी तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 का मान कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 4/2, बराबर नहीं है किसके? p/2। दोनों में हर 2 आ रहे हैं, काट दिए तो क्या बच गया? p नॉट इक्वल टू 4। तो p का मान 4 नहीं है। p नॉट इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी p का मान 4 के अलावा कुछ भी हो जाए तो p का समीकरण युग्म का है एक अद्वितीय हल हो जाएगा। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, -4 भी आ जाए तो भी इसका एक अद्वितीय हल होगा, परंतु 4 आने पर अद्वितीय हल नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, हमने जो रैखिक गणितीय जो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां पढ़ी थी, उसमें से हम 2 विधियां पढ़ेंगे। एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हम देखते हैं कि हल कैसे करते हैं। तो दोनों को है समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 देना है। x + y बराबर क्या होगा? 14 समीकरण 1, ठीक है। और उसी प्रकार x - y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 1 और 2 दे दिया। अब हम किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे दूसरे चर के रूप में। तो दूसरे चर को बराबर को उधर भेज देंगे, सभी को, चाहे अचर हो अचर हो, सभी को बराबर को उधर भेज देंगे। यहाँ समीकरण 1 से देखते हैं हम, 1 से हम क्या करेंगे? x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर, हमें उसी चर का मान निकालना है। अगर इसके गुणा में कुछ नहीं है तो उसको हम रखना है, बाकी को बराबर को उधर भेज दो तो अपना काम में बड़े आसान हो जाएगी। इसके गुणा में कुछ नहीं, यहाँ तो किसी के गुणा में कुछ भी नहीं है तो किसी को भी इधर रख सकते हैं। तो x को हमने इधर रख लिया, बाकी ये मान है उसको उधर भेज दिया। ये y बराबर का उधर 14 था ही, और y ये प्लस का है, उधर जाकर किसका बन जाएगा? माइनस का। ये x का मान अब है समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से लिया तो समीकरण 2 में मान रखना है, ऐसा नहीं है समीकरण 1 से लिया 1 में मान रख दे, ऐसा नहीं करना है। समीकरण 1 से लिया है तो मान अब समीकरण 2 में रखेंगे। x बराबर है 14 - y समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या था? x - y, तो x की जगह रखेंगे 14, x की जगह रखेंगे 14 - y, और साथ में क्या था? माइनस का y तो था ही, माइनस का y बराबर था 4। यहाँ सरल करो और तो माइनस के 2y हो गए, ये 14 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो उधर माइनस का होगा, 4 उधर का प्लस का था ही, और ये 14 उधर जाएगा प्लस का, उधर जाकर इसका हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। तो आंसर के 4 में से 14 के कितने रह गए? माइनस के 10। तो यहाँ से माइनस का वहाँ में माइनस का 2 था उसके गुणा में, तो हम y यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 बटा ये माइनस का 2 उधर जाएगा बट्टा में आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया, और 10 में 2 का भाग गया 5 बार। तो यहाँ से क्या आ गया? y का मान हो गया। अब किसी समीकरण 1 में या 2 में हम y का मान रख देंगे। तो समीकरण कोई सी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर तो समीकरण 1 क्या थी? x + y, और y की जगह हम क्या रखना है? 5 बराबर 14। तो सरल करें तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर कितना होगा? 14, और में से ये माइनस का 5 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का 5 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 5,
और 14 में से 5 गए, उत्तर कितना रह गया 9। तो देखें जोड़ें तो 9 और 5 दोनों का 14 योग हो रहा है, जोड़ें तो उत्तर आना चाहिए 14 और घटाएं पहले में से दूसरा 9 में से y 5 घटा दिया तो उत्तर आ रहा है 4। तो अपने दोनों आंसर है वो सही हैं। इस तरह हम उसको और देख भी सकते हैं। इसका प्रतिस्थापन विधि को वापस समझ ले। यहाँ से दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हाँ हमें दोनों समीकरणों को है नंबर देना है, जैसे हमने यहाँ नंबर दे दिया उस प्रकार। इसके बाद में हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों नंबर देने के बाद हमारा जो काम होगा वो होगा किसी एक समीकरण से या समीकरण 1 या 2 से जहाँ से हमको उचित लगे वहाँ से एक चर का मान ज्ञात करना है और दूसरे चर को बराबर के उधर रख देना है, अचर पदों सभी को। तो यहाँ से एक चर का मान है, उस चर का मान है जिस समीकरण से लिया उसकी दूसरे समीकरण में हमें रखना है और सरल करना है। तो दूसरे चर में है उसका मान आ जाएगा। जैसे हमने x का मान लेकर रखा, सारे के सारे समीकरण y में होगी, y का मान आ गया, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। वहाँ अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। तो किसी एक चर का मान निकाल कर फिर किसी भी समीकरण में मान रखेंगे उसका, तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। अब अपने पास में एक दूसरी विधि है कि रैखिक समीकरण को हल करने की कौन सी विलोपन विधि से अगर क्वेश्चन आ जाए। यहाँ से जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा या तो उसमें p का मान ज्ञात करने का पूछेगा या फिर है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करने का पूछेगा और उसमें नाम दिया होगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको विलोपन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो अपने पास दोनों समीकरण दे रखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे सामने रखें। तो समीकरण 1 से 2x प्लस y बराबर 6, इसमें क्या करेंगे हम इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे समीकरण 1 और सेम टू सेम ऐसी स्थिति में लिखेंगे 2x माइनस y बराबर 2। यहाँ देखिए अचर पद है बराबर के उधर रखे हुए हैं, तो दोनों में बराबर के उधर हैं तो अपने को कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से हम देखें दोनों में से अगर चरों के मान बराबर हैं तो हमें क्या करेंगे, सीधा ही बट्टा लाइन खींचेंगे और अब यहाँ देखिए इनको हल कर लेंगे। ये प्लस का y या माइनस का y कट रहा है तो सीधा ही हम इसके चिन्ह चेंज किए बगैर हम सीधा इनको काट देंगे और बाकी इनको जोड़ लो। तो ये 2x है और 2x कितने हो गए 4x और बराबर कितने हो गए 6 दूनी 8। तो x का मान कितना हो गया 8/4 यानी x का मान आ गया 2। ये 2 मान है, समीकरण किसी एक में रख देंगे। समीकरण 1 इसको हमने समीकरण 2 दिया नहीं था, समीकरण 2 समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो रखेंगे तो कितना आ गया x 2 और साथ में x का मान 2 रख दिया प्लस y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस का है उधर जाकर रिक्शा हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 4 तो y का मान कितना हो गया, y का मान आ गया है अपना y बराबर आ गया है 2। तो इस प्रकार ये अपना आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से हमने क्या दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे रखना है और फिर अगर मान लो कि इनमें कोई से भी चर है वो एक सम बराबर दिख रहा है और सेम चिन्ह का है तो यहाँ नीचे चिन्ह चेंज कर देंगे। यहाँ है वो हम क्या करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, जैसे इसको माइनस से प्लस माइनस करके भी सरल कर सकते हैं। यहाँ माइनस करते नीचे ये देखो ऊपर वाला x वाला ये मान है वो अलग अलग हो गए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। परंतु हमारे पास में y वाला यहाँ था ऑटोमेटिक ही बराबर थे और अलग अलग चिन्ह के थे, इसलिए हमने सीधे ही जोड़ दिया तो अपना आंसर है वो सीधा ही निकल गया। तो एक चर का मान यहाँ निकाल लेंगे, विलुप्त कर देंगे। यहाँ से दोनों में से एक को काट दिया तो विलुप्त हो गया, तो यही तो विलोपन विधि है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे रख के दोनों को काट दिया, जोड़ा तो या घटाया तो विलुप्त हो गया एक चर और फिर उस चर का मान एक दूसरे समीकरण में रख दिया तो अपना आंसर आ गया। अभ्यास कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो ये प्रश्न आपको है करने हैं। इसमें से मैं एक दो आपको बता देता हूँ, ये वस्तुनिष्ठ वाले बता देता हूँ। आप है ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है आप अपने स्तर पर हल करने का प्रयास करें। और k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 एक अद्वितीय लोग। अद्वितीय लोग में क्या हुआ a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो पहले a1 कितना है k और a2 कितना है 6, यहाँ b1 कितना है माइनस का 1 और b2 कितना है माइनस का 2।
और ये क्या होना चाहिए, एद्वितीय हल में दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ 6 में 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ कितना रह गया 3 और ये 1। तो k को 1 से गुणा किया, k नॉट इक्वल टू क्या होगा, 3 को 1 से तीसरा गुणा करते हैं तो 3, k का मान क्या होगा 3 नहीं होगा, उस स्थिति में एक एद्वितीय हल होगा, तो आंसर हो जाएगा से। यहाँ देखिए k के किस मान के लिए निम्नलिखित समन्वय में x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। यहाँ बराबर में दोनों के 0 है, तो कोई समस्या नहीं, हमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो मैं स्थिति में देखें a1 बटा a2, a1 का मान यहाँ से 1 और a2 का मान यहाँ से कितना है 2, और इसी यहाँ से b1 का मान 1 और b2 का मान यहाँ कितना है k, ये तो दोनों स्थिति में बराबर होगा। और तीसरी स्थिति बराबर नहीं है किसके, -4 बटा 3 -3 के। तो हमें ये तीनों अनुपातिक आ गए, तो हमें केवल 2 को लेना है, 2 को लेकर हल करना है। तो हम इन दोनों को ले लें और सरल कर लें। तो यहाँ से हम तीसरा गुणा करें, k को 1 से गुणा किया तो k बराबर 2 को 1 से गुणा किया 2, ये तीसरा गुणा हो जाएंगे आपस में, तो आंसर आ गया। तो k का मान कितना होंगे 2। इस प्रकार आप हल कर सकते आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इन तीनों क्वेश्चनों के भी आंसर निकालेंगे और अपने आप का है जो इस तरह अपना चेक करके संतुष्ट होंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है एक ग्राफीय विधि वाला क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा, ये अथवा में क्वेश्चन आएगा, यानी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें आपके पास में चॉइस होगी आप किसको हल करते हैं। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो ग्राफीय विधि से हल करें तो चलते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे देना है, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न में कॉपी में उतारना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे दिया, हम लिखेंगे फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या ऑप्शन आ रहा है कि 4x से -5y बराबर 20, तो किसी एक चर को मान उधर रख दें। तो हमारे पास में ये आ गया 4x बराबर 5y, माइनस का था उसको उधर भेज देते हैं, बराबर 20 और माइनस का 5y, ठीक है। और तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 20 माइनस 5y बटा 4। अब y का मान कुछ रखो तो x का मान आ जाएगा। तो हमें यहाँ से टेबल है वो बना लेते हैं सीधी, ज़्यादा सरल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ से टेबल में सीधा मान भी लगा सकते हैं, रफ में आप इसको हल कर सकते हैं। ये x और ये y, अब बराबर के इधर y है तो y के मान रखना, हमें शुरुआत करनी है 0 से, तो 0 से शुरुआत करें तो y का मान यहाँ 0 रखें, y का मान यहाँ 0 रखें तो पूरा 0 हो गया। तो 20 माइनस 0 और बटा 4, तो 20 में 0 घटाए 20 और फिर 4 का भाग दें, तो 20 में 4 का भाग कितनी बार गया 5 बार, तो y का मान यहाँ 0 आया, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब अगला इसका दूसरा मान भी हम निकाल सकते हैं, हमें शुरुआत हमें 0 रखकर ही टेस्ट करना है, हमें 0 रखकर ही टेस्ट करना है। आप है यहाँ से सीधे ही मान रख सकते हैं 0, जैसे ये दे रखा ना यहाँ समीकरण, इसमें सीधा ही किसी एक चर का मान 0, y का मान 0 होते ये 0 हो गया, तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 20 में 4 का भाग गया 5 बार। तो ऐसे अगर सीधा आंसर निकल रहा है, आपको वही समीकरण चूज करनी है, कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले आए या दूसरे ऐसा दिखे वो करें। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर y का मान 0 रखें तो ये भी 0 हो जाएगा, 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 का भाग जाए 5, तो सीधा आंसर आ रहा है। तो हम आपको ऐसे ही समीकरण लेनी है, ठीक है। वापिस हम आते हैं, अब दूसरा मान ज्ञात करें। अब दूसरा मान कितना रखें, 1 रखें 2 रखें, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आ सकती है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके जो गुणांक है x और y के गुणांक है वो सीधे उठाएंगे। x का गुणांक है वो y के बगल में रख देंगे, x का गुणांक कितना था 4, तो y के बगल में रख दिया, और y का गुणांक कितना था माइनस का 5, तो y का गुणांक वो x के पास रखेंगे, परंतु उसका चिन्ह बदल कर रखेंगे, ये बात ध्यान रखना है, केवल यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसका चिन्ह बदलना है। तो माइनस का था 5, तो उसको हम क्या कर दिया प्लस का 5 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो, या तो इसमें जोड़ दो या घटा दो, तो आंसर अपना अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जोड़ें, हाँ यहाँ अगर हम देखिए जोड़ें
तो 5 और 5 10 हो जाएंगे और उधर 4 और 0 4 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बीचों बीच खींचेंगे तो 10 से आने दौरे बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इसको घटा लेते हैं। तो 5 में से 5 ये कितना रहा, 0, ठीक है। और यहाँ से इस 0 में से ये 4 घटा ले तो उधर क्या हो गया, -4। ये भी आंसर हो सकता है। या आप चाहे तो जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते, 10 आएगा, ठीक है। जो आपको उचित लगे वही आप कर सकते हैं। यहाँ से हम ये माने कि एक दूसरा तरीका और भी है। यहाँ ये हमने जो लिखा है वहाँ से हमने यहाँ क्या था, हमने पहले यहाँ y को मान 0 रख के किया था, यहाँ y का मान 0 रख के हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ 0 रख दें, यहाँ x का मान 0 रख दें तो क्या आएगा, x का मान 0 रख देंगे -5y बराबर 20। तो y बराबर क्या, -5 का भाग लगेगा तो y का मान -4 आ जाएगा। ये देखिए यही तो आ रहा है, ये सेम ही तो आ रहा है। x का मान 0 रखें y का मान आ गया, y का मान 0 रखें तो x का मान आ जाएगा, सेम स्थिति आ रही। तो ऐसे ही समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से ये आपको है कॉपी में ऊपर नीचे लिखना है, यहाँ जो सामने जगह नहीं थी इसलिए हमें साइड में लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में ऊपर नीचे ही लिखना है। समीकरण 2 से यहाँ से हम देखें, या तो इसको इस रूप में लिख लेते हैं, इस रूप में जैसा इस रूप में लिखा था वैसे इस रूप में लिख लें, नहीं तो हम चाहें तो सीधा है सारणी बनाकर है उसका मान भी लिख सकते हैं। तो सारणी बना लेते हैं, आपको सुंदर सारणी बनानी है कॉपी में, इसके लिए सहायता से यहाँ x और यहाँ नीचे y। यहाँ से अब देखें y का मान 0 रख दो, ये जो y है उसको मान हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो कितना हो गया, 3x बराबर 15 और 3 का भाग x में 15 में, फिर इस 3 का भाग दे तो x का मान आ जाएगा। तो कितना है, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, ठीक है। फिर वही कहानी और वापस रिपीट करेंगे, x का मान है वो y के पास में रख देंगे और y का मान है गुणा के वो क्या रखें x के पास माइनस करके। अब दोनों को जोड़ लो, जोड़े तो ये माइनस का ये प्लस का 0 और ये इन दोनों को 3 और 0 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये अभिष्ट बिंदु हो गए। तो इनको हम नीचे यहाँ लिखेंगे, अभिष्ट बिंदु दोनों के नीचे अभिष्ट बिंदु नाम नहीं दिया a, 5 0 व 0 -4, इसका नाम दे देते हैं b है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये लिखेंगे अभिष्ट बिंदु c दे दिए a का 5 0 और वे दूसरा दे दिया d 0 3। अब यहाँ से कई बार तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कॉमन बिंदु आ रहा है दोनों में ही, इधर देखो इस वाले में 5 0 और इधर वाले में c 5 0, दोनों में एक कॉमन बिंदु आ रहा है। तो वो कॉमन बिंदु ही क्या होगा, हल होता है। तो वो चाहे ग्राफ में देख कर करें या यहीं से देख कर सीधा बता दें, तो हमें ग्राफ तो करना ही है, आंसर हमें ग्राफ देख कर ही करना है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में जाएंगे और वहाँ से उनको बीचों बीच हम क्या करेंगे, लाइनें खींचेंगे, लाइनें खींच कर क्या करेंगे, अक्षर का निर्माण करेंगे। तो हम ये पूरे ग्राफ में अक्षर बना लेते हैं। ठीक है, बीचों बीच अपना क्या होगा, मान जो होगा बीचों का मध्य वाला मान वो होगा 0, मूल बिंदु है। और ये जो अक्ष है ये हो गया x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश होगा। और बीचों जो मूल बिंदु है वो हो जाएगा। हमारे जो मान है बिंदुओं के वो बिल्कुल छोटे हैं, अधिकतम है 5 मान है, x का अधिकतम मान 5 है और y का अधिकतम मान भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, पैमाना जो मानेंगे एक खाना मान बराबर 1 लिख देंगे। यहाँ ऊपर इस कॉर्नर में है हम लिखेंगे पैमाना, पैमाना एक बड़ा खाना बराबर एक
और यहाँ कोई इकाई नहीं दे रखी तो हम इकाई लिखेंगे। अगर मूल्य वगैरह कुछ लिखा हुआ होता तो हम मूल्य वगैरह लिखते, परंतु हमारे सामने सीधी समीकरण ही दी हुई है तो उसकी इकाई ही लिखेंगे। 1 बटा खा नंबर 1 हो गया तो हम इसको यहाँ मानेंगे। तो ये हो गया 1, यहाँ छोटा सा कट लगा के 1, ऐसे हम इसको लिखेंगे। इस प्रकार देखिए हमने इन सभी के जो है मान है वो रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी अपने बिंदु थे, बिंदु हो उसको हम यहाँ लिखेंगे। पहला बिंदु ए था 5 0, तो 5 0 कहाँ है, एक्स का मान 5 और वाई का मान है 0। एक्स का मान 5 कहाँ रहा है, एक्स का मान 5 आ रहा है, वाई है वो यही 0 यही है। ए का मान यहाँ बिंदु लगा के उसके ऊपर गुणा करना है, उसके बाद में लिखना ए 5 0, ठीक है। उसी का बी था अपना बिंदु कितना था 0 -4, एक्स का मान है 0 और y का मान कितना है -4, तो x का मान 0 y x पर ही होगा, ये यही होगा, और -4 y x पर ये रहा, तो इसका नाम दे दिया हमने b 0, -4, ठीक है। उसी प्रकार हमारा क्या होगा, इधर वाले बिंदु c, x का मान 5 और y का मान 0, तो x का मान 5 और y का मान 0, ये c यही आ रहा है, c 5 0, तो इसी के ऊपर आ रहा है तो उसके वहीं पास में लिख देंगे उसके मान साइड में जो जगह देकर। और फिर आ रहा है डी, x का मान 0 और y का मान 5, x का मान 0 और y का मान 5, y का मान 5 0, x का मान 0 तो ये रहा, और यहाँ से हम ऊपर चलेंगे और y का मान ये 5, यहाँ गोला किया बिंदु और ये लिख दिया डी, x का मान 0 y का मान 5। अब इनको है दोनों समीकरणों को रेखा से मिलाएंगे तो हमारे पास में ये समीकरण है, तो हम यहाँ इस पर रखें स्केल की सहायता से। बिल्कुल बड़ी सावधानी से आपको काम ये करना होगा। थोड़ा सा इसमें चूके तो अपना है समीकरण वो सीधा नहीं आ पाएगा, बिल्कुल यहाँ रखना है और इसको आर पार निकालना है, तो आर पार ऐसे रेखाएं खींचनी है ताकि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट दे। यहां से खींच रहे हम, तो देखिए दोनों रेखाएं हैं कहाँ काट रही है, दोनों रेखाएं इस बिंदु ए और सी पर काट रही है, तो वही क्या होगा, दोनों एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद करेगी, हल कितना होंगे, 1 हल होगा। तो यहाँ से हम जो जहाँ जिस बिंदु पर कट रही है वहाँ के x और y के मान देख लेते हैं, तो वो बिंदु a और c पर कट रही है, तो बिंदु a और c है वो क्या होगा, x और y का हल हो जाएगा। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। यहाँ से x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 0। तो हम यहाँ नीचे जो प्रश्न है वहाँ लिखेंगे ग्राफ्स हैं या आलेख हैं, x बराबर 5 और y बराबर 0, या ग्राफ से अभिष्ट हल, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं और इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। तो आप भी हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है वो आप इसी तरह हल करके अपने जो अभ्यास को निखारे। आशा करता हूँ कि आप ये हल कर पाएंगे। तो वापस हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमें किसी एक समीकरण से क्या करना है, उसको x के रूप में लिख लें या नहीं लिखें तो सीधा ही समीकरण में है, सीधे हमने समीकरण नंबर 1 लिया, समीकरण नंबर 2 लिखा और फिर समीकरण 1 से वो नीचे टेबल बनाई, x और y के मान लिखे और किसी एक चर का मान 0 रख के टेस्ट करो। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हमें इस विधि से करना होगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हमें ये विधि काम में लेनी, जो ये हाईलाइट की हुई ये विधि काम में लेनी, ठीक है। आ गया तो अच्छी बात है। फिर हम चाहें तो दूसरे मान के लिए हमें कहीं नहीं भटकें तो वहाँ पर x और y के गुणा के वो लिख देंगे, x का गुणा y के पास में और y का गुणा के वो चिन्ह चेंज करके यहाँ क्या करेंगे x के पास में रख देंगे। तो इस प्रकार हल करके हम फिर इनको जोड़ करें आपस में हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको है बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो का कंटेंट है कैसा लगा आप है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट है हमारे लिए संजीवनी मूर्ति का कार्य करेगी। आप जितना अच्छा देखेंगे उतने ही आपके विचार अगर हमारे सामने आएंगे तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे आपके लिए। तो
अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।